नमस्कार, मैं डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा त्रिवेणी कला संगम जयपुर के इस YouTube चैनल में संस्था की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे श्रीमती अर्चना जोगलेकर का शुभकामना संदेश, जो उन्होंने इस संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर हमें भिजवाया है। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि अर्चना जोगलेकर जी त्रिवेणी कला संगम जयपुर की लाइफ मेंबर हैं। उनके बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा परिचय दूंगा अर्चना जी की गुरु माँ श्रीमती आशा जोगलेकर जी का, जो वरिष्ठ नृत्य गुरु रही हैं और कथक नृत्य को उन्होंने बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचाया है। उन्होंने सभी घरानों के कथक नृत्य की बारीकियां सीख करके और अपने शिष्य शिष्याओं को ऐसी तालीम दी है जो आने वाली पीढ़ियों तक नृत्य के क्षेत्र में स्वर्णाक्षरों में लिखी जाएगी। आशा जोगलेकर जी से मेरा परिचय वर्ष 1995 से रहा, जब मैं यहाँ जयपुर में त्रिवेणी कला संगम की ओर से अखिल भारतीय गांधार महाविद्यालय मंडल की अलंकार तक की परीक्षाओं का केंद्रीय व्यवस्थापक था और आशा जोगलेकर जी अंधेरी मुंबई में मंडल का परीक्षा केंद्र चलाती थी। उसी मंच पर हमारा परिचय हुआ और धीरे धीरे वो परिचय पारिवारिक स्तर पर जुड़ता चला गया। मैं अपने परिवार के साथ 2 बार उनके पास मुंबई गया और उन्होंने हमारे रहने की व्यवस्था, स्वयं का एक बंगला है अलग से, वो स्वयं अंधेरी वेस्ट में रहती थी और उनका एक अलग फ्लैट था, उसमें हमारे परिवार की रहने की व्यवस्था उन्होंने करवाई और बहुत ही अच्छा आतिथ्य हमें उनका मिला, मार्ग निर्देशन मिला। बाद में मैं जब पंजाब नेशनल बैंक की सेवा में गया, वहां पे महाराष्ट्र में मैं लगभग 2 साल रहा, तो जब मेरी मुंबई में ट्रेनिंग खत्म हुई तो मैं सीधा आशा आंटी के पास में गया मिलने और उनसे मार्ग निर्देशन चाहा। उन्होंने मुझे आगे का रास्ता बताया और मैं उस 2.5 वर्ष के समय में समय समय पर उनसे जाकर के मिलता रहा और कथक नृत्य के कुछ ऐसी बारीकियां सीखी जो मेरे लिए जीवन में एक अमूल्य निधि हैं। मुझे पता नहीं था कि आशा जोगलेकर आंटी जो हैं कम बोलने वाली, मितभाषी और इतनी बड़ी कला को अपने अंतर में संजोए हुए हैं। उन्होंने पुत्रवत मेरे को कला की बारीकियां सिखाई और मैं जब मेरा डीलिट का शोध प्रबंध चल रहा था, हिंदी मराठी नाटकों का रंग वैशिष्ट्य समकालीन भारतीय संदर्भ, तो सबसे पहले मैं उनके पास जनवरी 2003 में गया था, उनका और उनकी बेटी अर्चना जोगलेकर जी का साक्षात्कार लेने। उन्होंने न केवल साक्षात्कार दिया अपना, बल्कि मेरा आगे का ऐसा रास्ता प्रशस्त किया कि मैं जो चाहता था वो मुझे मिला। उन्होंने विजय कदम और पद्मश्री जी का परिचय मुझे दिया। आगे जाकर उन्हीं के मार्ग निर्देशन के अनुसार प्रसिद्ध मराठी नाटककार विजय तेंदुलकर साहब और श्री सुरेश खरे साहब से मेरा मिलना हुआ। इस दौरान मैंने आशा जोगलेकर जी की माताजी श्रीमती सुरेखा नारायण जोशी जी का भी साक्षात्कार लिया। वो बाल गंधर्व नाटक मंडली की सदस्य रही हैं और अनेक नाटकों में उन्होंने काम किया है। इन सबके जो साक्षात्कार और मार्ग निर्देशन था वो मेरे डीलिट के शोध प्रबंध में काम आया और मुझे 2006 में डीलिट की उपाधि मिली रांची विश्वविद्यालय से। तो मैं समय समय पे जाता रहा आशा आंटी के पास और उनसे मुझे एक माता के समान ही मार्ग निर्देशन और उनका आशीर्वाद मिला। जब वर्ष 2012 में रेणुका इस्रानी जी ने मेरे संपूर्ण व्यक्तित्व कृतित्व पर एक पुस्तक लिखी, उसका संपादन किया, कर्म पथ डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा का बहुआयामी सृजन। वसु ये बात नहीं थी।
इनफैक्ट मम्मी ने जब क्लास की नींव रखी, अर्चना नृत्यालय की जब शुरुआत की, तो हम लोग एक छोटे से टाउन प्लेस में थे, नागपुर के पास दूसरा एक शहर है चंद्रपुर, तो वहां अर्चना नृत्यालय की स्थापना मम्मी ने की। और वो स्थापना जब उन्होंने की, तब उनके पास कथक का जो नॉलेज था, वो शादी से पहले उन्होंने जो भी कथक सीखा था, वो कथक का नॉलेज उनके पास था, और छोटे पैमाने पे संस्था की शुरुआत की थी। हाँ, ये जरूर है कि जब से मैं चलने लगी तब से मैंने नाचना शुरू कर दिया, क्योंकि घर में मम्मी सारे मतलब बच्चों को सिखा रही थी, तो उनका देख देख के मैं उछल कूद लेती थी। हालांकि उसने मतलब कान पकड़ के सिखाना शुरू नहीं किया था, कान पकड़ के 6 साल की उम्र में सिखाना शुरू किया, लेकिन 3 साल की उम्र में मैंने हमारे एकेडमी के एनुअल शो में परफॉर्म कर लिया था। 2-3 चीजें थी उसमें कि मम्मी ने कभी वो बहुत कम बोलने वाली थी, जिसको मितभाषी कहते हैं ना, वैसे वो बहुत कम बोलने वाली, सॉफ्ट स्पोकन थी। जब मैं 6 साल की थी तभी हम बम्बई में आए, और तब मम्मी गोपी जी से जाकर मिली, और उन्होंने सीखना शुरू किया गोपी जी से। और तब मम्मी के साथ मैं भी मेरे छोटे छोटे कदमों से उनके पीछे भागते भागते क्लास में जाती थी, वहां मैं भी सीखती थी। और जब से मतलब उस उम्र से लेके मैं सेलिब्रिटी हो गई, स्टार बन गई, तब तक गोपी जी से हमेशा बहुत स्नेह रहा, और वो बहुत प्यार करते थे। और उल्टा हुआ है मेरे मामले में कि आप जैसे रेफरेंस कर रहे थे, घरानेदार जो कथक होते हैं, नर्तक होते हैं, तो उनका एक नाम वो एस्टैब्लिश थोड़ा हुआ होता ऑडियो में आई गेस इशू आ रहा है, वी आर नॉट एबल टू हियर यू। है। ओके। थोड़ा 2 सेकेंड, एक बारी आप हाँ। एक बार वापस थोड़ा कुछ बोलेंगे, बिकॉज एकदम ही म्यूट हो गया था बीच में काफी देर तक के लिए। ओके। आप कुछ बोलेंगे? ओके। हाँ, better। मैं कह रही थी कि जहाँ घरानेदार एस्टैब्लिश्ड डांसर्स या गुरु होते हैं, तो उनके मतलब ऑलरेडी नाम हो गया है, ये बात होती, और मैं मेरे करियर की शुरुआत करती तो बात अलग थी। उसके मामले में उल्टा हुआ, उसका नाम एज अ गुरु मेरी वजह से हुआ। ये मैं डिंगे मारने के लिए नहीं कह रही हूँ, क्या बात, क्या लेकिन बात, ये क्या बात, सच्चाई सच है। ये सच्चाई है कि जब मैं छोटी थी तब वो खुद भी गोपी जी के यहाँ जाके सीख रही थी। और फिर बंबई में भी जब घर में हमारा रियाज चलता था, तो घुंघरू की आवाज सुन के लोग आगे पूछने के लिए कि आप हमारे बच्चों को भी सिखाओगे। तो मम्मी ने पहले जाके गोपी भैया से पूछा कि अपने गुरु से परमिशन ली कि ऐसे ऐसे लोग पूछ रहे हैं, अगर आप इजाजत दे तो मैं सिखाऊं क्या। तो उसके ऊपर उन्होंने इतना दिल से आशीर्वाद दिया मम्मी को, और उन्होंने कहा कि आशा, तुम अच्छे घर की हो, तुम अच्छा ही सिखाओगी, तुम्हारी क्लास खूब बरकत होगी, खूब चलेगी, जरूर सिखाना सच। बच्चों को। ऐसे शुरुआत हुई, और मैं तो सीख ही रही थी, लेकिन जब मम्मी इर्द गिर्द देख रही थी सारे ही अलग अलग नर्तकों को, कथक के नर्तकों को, तो हर एक की कुछ तो खासियत थी, लेकिन हर एक के नृत्य को देखते हुए ऐसा लगता, अरे ये नहीं होना चाहिए, कि अरे ये मतलब थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लगता है, ये एक एजुकेटेड माइंड का जो अप्रोच रहता बिल्कुल है। तो बिल्कुल। वो देखते हुए वो फील कर रही थी कि नहीं, ये इसमें पांडित्य है लेकिन इसमें रूखापन है, इसमें वो चार्म नहीं है, या यहाँ चार्म परफेक्शन। है। हाँ, तो यहाँ सोच की डेप्थ नहीं है। ऐसे कई चीजें जो उसको खल रही थी, तो शी वॉज नेवर अ परफॉर्मर, शी वॉज नेवर नोन एज अ परफॉर्मर। क्योंकि जब वो सीखने लगी गोपी जी के यहाँ, तो ऑलरेडी हम 3 बच्चे उसके पल्ले में थे। शी वॉज इन हर अर्ली 30s, तो सुबह 5 बजे उठ के खुद अपना रियाज करके, कि घर के सदस्य उठने से पहले वो अपना रियाज कर लेती थी। और बहुत बहुत दिन रात मेहनत करके उसने इस शिक्षा को बढ़ाया और क्या सुंदर बात। किया। और जब 16 साल की उम्र में तक उसने मुझे कहीं भेजा भी नहीं था, मतलब छोटे छोटे इधर उधर परफॉर्मेंसेस, या गोपी जी के क्लास में परफॉर्म करते थे, या हमारे एकेडमी के क्लास में, लेकिन बड़े ऐसे मतलब खोला नहीं था मुझे दुनिया के सामने, रखा नहीं था। और जब 16 साल की उम्र में पहली बार उसने रखा, तो उसके बाद फिर मैंने पलट के कभी देखा नहीं। फिर जो हाँ, शुरुआत क्या हुई बात। वो शुरुआत ही हो गई, और आप फिर कभी देख रहे मान हैं, फिर आप दोनों पहुंचे हुए हो। लेकिन एक किस्सा सुनाती हूँ कि सूर सिंगार हाँ संसद तो आप सबको मालूम है, तो हम लोग हाँ मतलब जी। मैं तो छोटी सी, तब से सूर सिंगार संसद के नामी गिरामी कलाकारों को देखा,
महाराज जी को देखा, मेरे उड़ीसी के गुरुजी गुरु केलुचरण महापात्र, वो भी पद्म विभूषण से सम्मानित है, तो उनको हाँ देखा था। जाकिर भाई, अब्बा जी, यू नेम द पर्सन, वो सबको हम लोग सूर सिंगार के प्लेटफॉर्म पे देखते हुए आ रहे थे। मतलब चाहे स्वामी हरिदास सम्मेलन हो या कल के कलाकार हो। और हाँ जब मम्मी को ऐसे लगा कि अब उसने मुझे तराशा है, कि उसको जो कथक, वो जो चाहती थी कथक देखना, वो उसने मुझ में ढालना शुरू किया। तो हर क्या एक बात है। घराने हाँ खूबसूरती के अंग को लेके, क्योंकि जैसे गोपी जी के यहाँ गई तो बनारस घराना उसके पास था। पहले से, शादी के पहले उसने जयपुर और लखनऊ की पढ़ाई की थी। उसके बाद वो रोहिणी जी के पास गई, तो रोहिणी जी लच्छू महाराज जी के पास और मोहन राव कल्याणपुरकर जी के पास सीखी हुई है। हाँ जी। तो सुंदर प्रसाद जी, और मतलब ऐसे सबके सुंदर सुंदर रचनाएं और सबके सारा अच्छे खजाना। गुण आप में ही आ गए। बिल्कुल। और फिर उसको एक करके कि चलो जयपुर की पावर पॉइंट क्या है, कि यहाँ तत्कार उसकी क्लिक, मतलब जो गुथी है वो सुंदर सुंदर पढ़ने, या फिर बनारस की मेरे जो ताल गुरु रहे पंडित रामदास शर्मा जी, की जो कुदव सिंह क्या घराने बात। के नामी गिरामी पखावजी, और गोपी जी और सितारे दीदी दोनों के साथ वो ही पखवाज बजाकर पढ़न करते थे परफॉर्मेंस में। मतलब पूरी हयात दोनों के साथ उन्होंने ही बजाया है। तो नाना गुरुजी, सुखदेव महाराज जी सारी रचनाएं उनको देते थे, पंडित हाँ जी। रामदास शर्मा जी को। और वो ताल गुरु थे, वो घर में आके हमारे सिखाते थे। मम्मी उनको घर पे बुला ले लेती थी, और घर में आके वो एक से बढ़कर एक रचनाएं, मतलब हीरे, एक एक कॉम्पोजिशन हीरे की तरह वो सारे देते थे। और फिर मम्मी कहती थी कि अच्छा नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। मतलब कहाँ नजर उठनी चाहिए और कहाँ झुकनी चाहिए, कि यहाँ हाँ तक हाँ वो हाँ डिटेल हाँ। पे काम किया हुआ था। और फिर जब उसके बाद उसको लगा कि हाँ, अब मेरी बेटी जैसा कथक में चाहती हूँ, कि सुंदर, कहीं भी ये नहीं, गलती खामी नहीं, कि ऐसा कथक हो। उसके बाद उसने सूर सिंगार में कल के कलाकार के लिए मेरा एप्लीकेशन भेजा, और अच्छा। तब वो एप्लीकेशन रिफ्यूज किया गया था, कि कौन ओ। आशा जोगलेकर, ये क्या है, किसकी शागिर्द है, ऐसे करके वो एप्लीकेशन रिफ्यूज हुआ। और जैसे कि मैंने कहा कि वो बहुत कम बोलने वालों में से थी, तो शी फाउंड इट वेरी इंसल्टिंग, कि उसने कहा कि यस। मुझे नहीं लगता कि मेरी बेटी कहीं से भी कम है, कि आज मैं जो लेवल का कला का स्तर वहां कल के कलाकार या हरिदास में हो रहा है, कहीं भी मेरी शागिर्द का स्तर कम नहीं है, और इसीलिए मैंने अप्लाई किया। लेकिन अगर उन्होंने मना किया, मैं दोबारा अप्लाई नहीं करूंगी। वो ईगो पे अड़ गई। उसने कहा मैं दोबारा अप्लाई नहीं करूंगी, और उसने मुझे कहा कि अब तुम तभी जाओगी अगर उन्होंने बुलाया तो। ऐसा उसने मुझे कहा। और ये मैं क्या तब की बात। बात कर रही हूँ जब सूर सिंगार के जो करता धरता थे, जो एक्चुअली हाँ वो जी। खुद बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, मारवाड़ी थे वो, और ब्रिजनारायण जी वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और बहुत रसिक थे। और इसलिए कला प्रेमी होने के नाते उन्होंने सारी उनकी एक इंसान की सारी पूंजी लगती थी सूर सिंगार 7 दिन के फेस्टिवल में। वो सिर्फ एक क्या। थे ओ। कि जिनका पूरा फाइनेंस उसके पीछे लगता था। तो उसने मना कर दिया, उसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं वहां भेजूंगी तुम्हारा एप्लीकेशन। तो जो मैं कह रही हूँ कि नाम उसका नहीं था, इसलिए मेरा एप्लीकेशन रिफ्यूज किया गया। और उसके बाद योगा योग से मेरी करियर फिल्म इंडस्ट्री में भी शुरू हो गई। और सूर सिंगार के अलावा बाकी स्टेट गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े फेस्टिवल्स थे, मैं ऑलरेडी उसमें नाचने लगी थी। मतलब मैं कल हाँ की कलाकार नहीं, मैं आज की कलाकार हो चुकी थी। ये था। हाँ। और क्या बात। तब भी हम लोग जाते थे सूर सिंगार में, देखने जाते थे, हरिदास सम्मेलन और कल के कलाकार देखने जाते थे। और बाय देन आई वाज ऑलरेडी अ सेलिब्रिटी, आई वाज अ वेरी बिग नोन नेम। और तब क्या बात। वहां भी सब लोग पहचानने लगे थे। तो ऐसे ही, और ब्रिजनारायण जी जो कि उसके कर्ता धर्ता थे, फाउंडर थे, वो इतने बड़े बिजनेसमैन होते हुए भी वो हमेशा वहां खड़े रहते थे, वो सामने कुर्सी पे नहीं बैठते थे। सारे कलाकार जब एक एक कलाकार जब परफॉर्म करने आते थे, तो ब्रिजनारायण जी इतना बड़ा, जैसे किशन महाराज जी कैसे बड़ा वाला तिलक लगाते थे, गोल क्या तिलक, बात। बिल्कुल वैसे बिल्कुल। ब्रिजनारायण जी गोल तिलक लगा के उनका धोती और कुर्ता पहन के हमेशा वहां खड़े रहते थे, इतने घंटे खड़े रहते थे। और उन्होंने मुझे जब देखा, तो मतलब ये एप्लीकेशन रिफ्यूज होने के बाद कुछ साल की, 1-2 साल के बाद की बात कर रही हूँ, कि जबकि मैं ऑलरेडी परफॉर्म करने लगी थी।
तब उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने कहा, अरे अर्चना जी कैसे हैं आप? तो हमारा प्रणाम प्रणाम हो गया। और फिर उन्होंने कहा आपका तो, मैंने कहा हरिदास क्या, मेरा तो कल के कलाकार में भी नहीं हुआ है। ये मेरी बात तो क्या बात कर रहे हैं? अरे ये हमारे लिए गौरव की बात होगी कि आप यहाँ आके परफॉर्म करेंगे। सो लिटरली उसने जो कहा वो शब्द शब्द खरा हो गया, और उन्होंने सामने से मुझे बुलाया और फिर मैंने जाके परफॉर्म किया। और क्या बात, मैं एक मतलब किस्सा मैंने बताना चाहूंगा जो आपने हमें बताया था। पहली बात तो मैं एक और चीज मेंशन करना चाहूंगा लोगों को कि एलिफेंटा फेस्टिवल जो होता है, जैसा आपने हमें बताया, आप पहले कलाकार थे जिन्होंने वहां पे जाके परफॉर्म किया था, जिसने उसका एक तरीके से शुभारंभ किया। और फिर यस आप एक चीज बता रहे थे हमको एक बारी, जिसमें आपने एक संदर्भ में हमको ये बताया था कि आई डोंट नीड देम, दे शुड नीड मी। तो मैं चाहूंगा आप हमें थोड़ा उसके बारे में बताएं। वो जो चीज थी ना, आपने अभी उसी के बारे में बताया। और एक तरीके से एक अच्छे कलाकार को, जैसे आपकी आपकी माता जी को आपका परख थी, आपको फिर आगे जाके आपकी कला की परख होने लगी। तो वही हो गया कि ये बात, ठीक है, सामने से वो बुलाएंगे, और जो हुआ बिल्कुल। या और मतलब उसमें जैसे मैंने कहा कि इसमें मगरूरी का सवाल नहीं है, ये अपनी कला पर जो आत्मविश्वास है, इट्स जैसे मैं कहती हूँ कि दिस इज जस्टिफाइड सेल्फ कॉन्फिडेंस, दिस इज नॉट एरोगेंस। और नॉट बिल्कुल जस्ट दैट कि उसके पीछे अपने गुरुओं का जो सर पे हाथ है, ढेर सारा प्यार और इतने गुरुजनों का मन से आशीर्वाद मिला है कि यहाँ तक कि सारी स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी में पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां कई जगह फेस्टिवल्स होते हैं, बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, और उसमें मैं हमेशा ए लिस्टेड आर्टिस्ट रही। और जब गवर्नमेंट भी उसमें हजारों रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी चाहते हैं कि सामने दर्शक आए और देखे। तो बिल्कुल हर एक कलाकार को किस तरह रिस्पॉन्स मिलता है, ये सारी चीजें गवर्नमेंट के डेटाबेस में होती है। और इसलिए बिल्कुल गवर्नमेंट को पता है कि किसका नाम अनाउंस करने से टिकटें बिकने वाली है और सामने ऑडियंस आने वाला है। और ये बात सच है कि हालांकि एलिफेंटा फेस्टिवल जस्ट शुरू हुआ था, 1-2 साल ही हुए थे, और वो दोनों तीनों साल उन्होंने कथक छोड़ के बाकी सारी नृत्य शैलियों के कलाकारों को रखा था। और जैसे कि जर्नलिस्ट लोग होते हैं कि उनको उछालने के लिए कुछ तो मुद्दा चाहिए रहता है, तो वैसे उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को, जो उनके कल्चरल विंग है, उनको पूछा कि आपने कथक अभी तक क्यों नहीं रखा है। तो वो उनमें से कोई ऑफिसर बोलते बोलते, अरे ये तो मुस्लिम स्टाइल का है, ऐसे कुछ तो बोल गए। अब उनको उछालने के लिए मुद्दा मिल गया। और इसलिए फिर उसमें से कुछ एक लोगों ने मुझे भी कांटेक्ट किया कि आपको क्या लगता है वगैरह वगैरह, और उसमें से फिर स्टेट मशीनरी को गवर्नमेंट से ऑर्डर्स आए कि अरे ऐसा मत करो, कथक रखो। और फिर तब मेरा कथक एलिफेंटा फेस्टिवल में हुआ था। और मैंने एज अ डांसर आई फील कि सभी नर्तकों को ये अवेयरनेस रखना चाहिए कि जब आपको किसी भी कार्यक्रम में परफॉर्म करने के लिए या किसी भी फेस्टिवल के लिए परफॉर्म करने के लिए बुलाते, खासकर बड़े बड़े फेस्टिवल्स की मैं बात कर रही हूँ, कि गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं या किसी स्मृति में, किसी की स्मृति में जब आप परफॉर्म कर रहे हो, किसी औचित्य पे परफॉर्म कर रहे हो, तो वो क्या है, उससे आपके परफॉर्मेंस में उसकी थोड़ी तो झांकी दिखती है। कि आप कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके परफॉर्म कर रहे हो, उससे आपका कुछ भी लेना देना नहीं, बस हमें जो नाचना है थोड़े टुकड़े नाच के, हमें जो करना है वो करके हम आ जाएंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब मैं ये एक उल्टा कहूंगी कि सही कलाकार वही है कि जो जहां परफॉर्म करे वहां जो ऑर्गेनाइजर है, जो दर्शक है, उनकी रूह को पकड़ सके, उनकी आत्मा को बिल्कुल छू सके। और वो तब होता है जब उसको ये मालूम हो कि उनकी आत्मा को किससे खुशी मिलने वाली है, किससे आनंद मिलने वाला है। कि जैसे एलिफेंटा फेस्टिवल, एलिफेंटा केव्स है, घारापुरी केव्स है, तो घारापुरी केव्स में क्या है, ये सारे शिव जी के अलग अलग मूर्तियां हैं वहां पे। त्रिमूर्ति बिल्कुल। घारापुरी की जो हाँ जी। फेमस है, ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति, अर्धनारीश्वर की भी त्रिमूर्ति। और इस मूर्ति है, त्रिमूर्ति नहीं, अर्धनारीश्वर का जो रूप है शिव जी का, उसकी भी वहां मूर्ति है। और इसलिए जब मैंने घारापुरी में परफॉर्म किया एलिफेंटा फेस्टिवल में, तो मैंने अर्धनारी नटेश्वर का पूरा आइटम वहां परफॉर्म किया। या जैसे क्या बात। उज्जैन में कालिदास फेस्टिवल होता है, तो वहां कालिदास के शाकुंतल में से कुछ मैंने रचनाएं प्रस्तुत की। या नागपुर में कालिदास होता है, तो जो हम लोग नॉर्मली, हम भी किसी वंदना से या स्तुति से शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम की,
लेकिन जब मैंने कालिदास समारोह में परफॉर्म किया तो मैंने रघुवंश के पहले श्लोक से वागर्थ संपृक्त वागर्थ प्रतिपद्यते जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो, यहाँ से शुरुआत की मैंने। तो ये थोड़ा अभ्यास हर एक कलाकार को करना चाहिए, और तभी वो यूं ही नाम नहीं होता, उसके पीछे उतनी लगन होती है, अभ्यास होता है, वो गहराई आपकी कला में, आपकी प्रस्तुति में दिखनी चाहिए, और वो बिल्कुल खूबसूरती भी दिखनी चाहिए, तभी तो वो बिल्कुल लोगों को अपनी होगा ना। बिल्कुल। एक चीज जो मैं बोल रहा था अभी स्टार्टिंग में ही कि परिवर्तन और फिर कैसे उसमें मतलब परंपरा में फिर कैसे परिवर्तन है, तो अभी आपने बहुत जैसे एक अच्छा बताया कि एलिफेंटा में उन्होंने कैसे बोल दिया कि अरे ये तो एक मुस्लिम ट्रेडिशन, जहां पर लोगों को पता ही नहीं है कि शुरुआत इसकी मंदिरों से हुई है, एक कैसे बिल्कुल वैदिक ऋचाओं पे बिल्कुल परफॉर्म, बिल्कुल। मुझे उसकी शुरुआत एक तरीके से वो मंदिरों से ही हुई है। तो यही मतलब मुझे यही लगा कि समय के साथ साथ जो चेंजेस आए उसमें लोगों तक अच्छे से नहीं पहुंच पाया ये चीज। और वैसे ही मैं मेरा एक्चुअली इन- क्वेश्चन था आपसे जो कथक से रिलेटेड नहीं है, अभी आपसे रिलेटेड, उसके बाद हम लोग उस पर शुरू होंगे। एक चीज जरूर लोगों ने आपसे पक्का पूछी होगी कि आप इतने बड़े सेलिब्रिटी ऑलरेडी थे एज एन आर्टिस्ट, एज अ कथक डांसर, तो उसका बेनिफिट आपको इंडस्ट्री में एट सम पॉइंट रहा होगा। पर मैं उसका अपोजिट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप एक्ट्रेस के साथ साथ इतनी बड़ी टेक्नीशियन भी थी, जहाँ पे आप डायरेक्टर भी रही, एडिटर भी, राइटर भी, डांस कोरियोग्राफर भी, तो एक तरीके से आपको अगर कैमरा की अकल है तो आपको लोगों की आंखों की अकल है, तो उन सब का कथक पे कैसा बेनिफिट रहा आपके लिए, मैं वो पूछना चाहता हूँ। दोनों तरफ से मतलब एज अ परफॉर्मर कभी कभी मुझे कठिनाइयां भी फेस करनी पड़ी, लेकिन जब मैं कोरियोग्राफ करती थी रचनाएं, कोई भी विशेषता भाव पक्ष में जब मैं कोरियोग्राफ करती थी, तो मेरे अंदर का वो जो टेक्नीशियन था, जो एडिटर था, वो अब तक भी हमेशा ही बहुत काम आता है कि जब हम बिल्कुल किसी भी पद पे या ठुमरी पे हम लोग भाव दिखाते हैं, तो जैसे सिंपल राधा कृष्ण भी अगर दिखा रहे हो या कोई भी पात्र दिखा रहे हो, तो उसमें किस हद तक आपको ये किरदार दिखाना है और कहाँ पलटा लगा के दूसरे किरदार में जाना है, बिल्कुल और दूसरे बिल्कुल किरदार को कहाँ एस्टेब्लिश करना है। मतलब जैसे फिल्मों में जैसे अब एक सीन चल रहा है तो इसकी हम लोग, और जो कि कथक डांसर नहीं करते हैं अदरवाइज, ओके, वो एक बिल्कुल पात्र को ही लेके चलते हैं और फिर दूसरे पात्र में जाते हैं, उसकी रिएक्शन या जो भी उस पात्र को करते हैं, मैं उसके 8 टुकड़े कर देती हूँ एडिटिंग, बिल्कुल कि ये पात्र ने ये किया काउंटर, उस पात्र ने ये किया काउंटर, उसका ये रिएक्शन हुआ, मतलब जैसे विजुअल फिल्म का जो रहता है बिल्कुल हाँ वो मेरी कोरियोग्राफी में भी दिखता है। एज ए वही टेक्नीशियन मैं कहूंगी कि ये मुझे फायदा। उसकी डाउन साइड अब बताऊंगी, मेरा एक किस्सा आपके बाबूजी के, मतलब मैं बाबूजी बोलती हूँ, आपके दादाजी के साथ वाला। दादाजी। जब मैं महाराष्ट्र कुमार जी, उन्होंने मुझे लेके पूरे उत्तर हिंदुस्तान में कॉन्सर्ट सीरीज हमने की, तो हाँ जी कानपुर में, और बाबूजी बैठे रहते थे विंग में, जब मैं परफॉर्म करती थी तो ऐसे अपलक ऐसे बैठ के देखते रहते थे। तो कानपुर में परफॉर्मेंस था, और उस समय जैसे कि मैंने कहा ऑलरेडी बतौर एक्ट्रेस मेरा नाम काफी बड़ा था उस समय। हाँ तो जी वो फायदा था कि सारे देखने के लिए आए, लेकिन ऑब्वियसली रसिक दर्शक थे, लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी थे हुल्लड़बाजी करने वाले। और उस समय मेरी एक एड बहुत पॉपुलर हो गई थी, पान पसंद करके ट्रॉफी है उसकी, शादी और तुमसे कभी नहीं करती, वो एड हाँ, बहुत फेमस हमने थी कभी है, भी वो देखा हुआ आपको बचपन में। यूट्यूब पे दिखाई देती है। तो नॉर्मली मैं जब भी सोलो कॉन्सर्ट करती थी तो मैं हमेशा पहले मेरी स्तुति या वंदना से शुरुआत करती थी, एक माहौल बना लेते थे, और वंदना होने के बाद ताल पक्ष की ओर जाने से पहले फिर किसी को धन्यवाद देना, आपने मुझे यहाँ बुलाया बाबा, जो भी करना है वो बकबक वो बाद में करते थे, पहले नहीं करती थी, कि पहले मंच पर आके कि हम ऑलमोस्ट वो ध्यान अवस्था में रहती हूँ मैं, कि अभी कि ईश्वर के चरणों पे पहले मेरी प्रार्थना में करूं और फिर मैं शुरुआत करूं अपने नृत्य की। तो उस दिन कानपुर में जब मैंने वंदना के लिए एंट्री ली, और जबकि मेरी वंदना चल रही थी, तो ऑडियंस में 2-4 हुल्लड़ बजाने वाले कि शादी और तुमसे कभी नहीं, ये चिल्ला रहे थे ऑडियंस में। मतलब मैं अभिनेत्री हूँ इसकी, हे भगवान। they thought that they will get away with whatever they want to do and they can behave any way they want, so they were not showing the kind of respect which a classical dancer should get.
ट्रू। और बिल्कुल। मेरी वंदना होने तक मैंने कुछ कहीं भी रोकी नहीं, कुछ नहीं। वंदना होने के बाद जब मैं माइक के सामने जाके खड़ी हुई, तब मैंने उनको ये कहा कि मैं अभिनेत्री हूँ, लेकिन साथ साथ कथक नृत्यांगना भी हूँ। और आज यहाँ आपके सामने एक कथक नृत्यांगना के हैसियत से मैं खड़ी हूँ। और मैं चाहती हूँ कि अपनी कला का सब लोग आप आस्वाद ले, आनंद ले। और जो नहीं लेना चाहते, मैं बाकी लोगों से गुजारिश करूंगी कि उन्हें प्रार्थना पूर्वक बाहर प्रस्थान करने के लिए कहे। यू वोंट बिलीव, ये एक इमीडिएटली चीज मुझे, से 4-5 लोग खड़े हो गए, उन्होंने उनको बाहर कर दिया। सो दिस इज द डाउन साइड, बट यू शुड बी एबल टू हैंडल इट ग्रेसफुली। मुझे ये एक चीज बहुत मतलब लगी कि क्लासिकल हमारे आर्ट फॉर्म को, और ये जो हरकतें करने वाले भी होते हैं ज्यादातर यूथ ही होते हैं। बिल्कुल। यस और यस। आप मतलब मैं कभी कभी देखता हूँ कि कोई कॉन्सर्ट हो रहा है, ईडीएम कॉन्सर्ट बहुत अच्छा है, इट्स वेरी गुड, पर लोग पागल हो जाएंगे कोई एक ईडीएम कॉन्सर्ट होगा उसके लिए, मतलब भीड़ में आगे खड़े होने के लिए दे विल स्पेंड थाउजेंड्स ऑफ मनी, भीड़ में मतलब पसीने में लोगों के साथ, और देखेंगे तो प्रमोशन तो इसका ऐसे करेंगे जैसे खुद ही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और यही अगर कोई परफॉर्मेंस हो रही हो कथक की, कोई कितना ही बड़ा आर्टिस्ट क्यों ना आ जाए, उसके आगे की सीट का प्राइस अगर थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाए तो छोड़ यार, यूट्यूब पे देखो। नमस्कार, मैं अर्चना जुगलेकर। डॉक्टर कैलाश शर्मा जी की स्थापित हुई त्रिवेणी कला संगम, इस संस्था को 25 साल पूरे हुए हैं, और इसलिए मेरी तरफ से आप सबको और डॉक्टर शर्मा जी को बहुत बहुत बधाइयाँ। इसी तरह अच्छा काम चलते रहे और ये 50 साल भी पूरी करे, यही मेरी शुभकामनाएं है।